अकबर, बीरबल और बैलों की अदला बदली। आगरा की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। हवा में हल्की सी नमी थी और यमुना के किनारे से आती ठंडी बयार किले की दीवारों से टकराकर महल के आंगन में फैल रही थी। लाल पत्थरों से बने विशाल किले के भीतर रोज की तरह दरबारी अपने अपने काम में लगे थे। कहीं सिपाही पहरा बदल रहे थे, कहीं सेवक फर्श पर पानी छिड़क रहे थे ताकि धूल न उड़े, और कहीं दूर से नगाड़ों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय सम्राट अकबर अपने निजी कक्ष से बाहर निकलकर खुले बरामदे की ओर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वे पिछले कुछ दिनों से प्रजा की शिकायतों के बारे में सोच रहे थे। राज्य बड़ा था, लोग अलग अलग स्वभाव के थे और हर समस्या दरबार तक नहीं पहुंच पाती थी। अकबर जानते थे कि जब तक आम आदमी की बात सीधे न सुनी जाए तब तक न्याय अधूरा रहता है। दरबार लगने ही वाला था कि एक सिपाही ने आकर सूचना दी, जहांपनाह, बाहर गांव से आए कुछ किसान आपसे मिलना चाहते हैं। मामला बैलों से जुड़ा है। अकबर ने सिर हिलाया, उन्हें भीतर बुलाओ। थोड़ी देर में 5-6 किसान दरबार में खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कपड़े साधारण थे, पैरों में धूल जमी थी और आंखों में उम्मीद कि आज उनकी बात सुनी जाएगी। अकबर ने नरम आवाज में पूछा, बताओ, क्या परेशानी है? सबसे आगे खड़े बुजुर्ग किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे गांव में बैलों को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया है। बात ऐसी उलझ गई है कि हम खुद भी समझ नहीं पा रहे कि सही क्या है और गलत क्या। अकबर ने पास खड़े बीरबल की ओर देखा। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ किसानों को ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने कहा, पूरा किस्सा विस्तार से सुनाओ। बुजुर्ग किसान ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, महाराज, हमारे गांव में 2 किसान हैं, रघु और माधव। दोनों बरसों से खेती करते आए हैं। दोनों के पास पास के खेत हैं और पहले आपस में अच्छे संबंध थे। लेकिन पिछले महीने ऐसा हुआ कि उनके बैल बदल गए। दरबार में हल्की सी हलचल हुई। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बैल बदल गए? कैसे? किसान बोला, महाराज, दोनों के बैल रंगरूप में बहुत मिलते जुलते थे। एक दिन गांव के बाहर चराई के दौरान दोनों के बैल एक साथ मिल गए। शाम को जब किसान उन्हें वापस लाने गए तो गलती से रघु एक बैल माधव का ले आया और माधव एक बैल रघु का। तो फिर? अकबर ने पूछा। शुरू में किसी को पता नहीं चला। दोनों ने अपने अपने खेतों में बैलों से काम लिया। कुछ दिनों बाद रघु ने महसूस किया कि उसका बैल पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और माधव को लगा कि उसका बैल कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। तब दोनों ने शक किया। दरबार में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। कहानी साधारण लग रही थी, लेकिन अकबर समझ गए थे कि बात यही खत्म नहीं होगी। किसान ने आगे कहा, जब दोनों ने बैलों को पास लाकर देखा तब समझ में आया कि बैल बदल गए हैं। अब यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। रघु कहता है कि जो बैल उसके घर में है वही उसका है, क्योंकि उसने उसे इतने दिनों तक पाला है। माधव कहता है कि बैल उसका है, क्योंकि उसने उसे बचपन से पाला था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे वे कहानी के हर शब्द को अपने मन में जमा कर रहे हों। किसान ने बात जारी रखी। गांव के बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। खेतों का काम रुकने लगा है। गांव में तनाव फैल गया है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम लोग क्या चाहते हो? बुजुर्ग किसान ने कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि आप न्याय करें, तय करें कि कौन सा बैल किसका है। अकबर ने गहरी सांस ली। यह मामला सुनने में छोटा था, लेकिन इसके पीछे स्वामित्व, मेहनत और विश्वास का सवाल छुपा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यह मामला सरल दिखता है, लेकिन इसमें कई परतें हैं। बेहतर होगा कि हम दोनों किसानों और उनके बैलों को यहां बुलवाएं। अकबर ने आदेश दिया। कुछ ही दिनों में रघु
और माधव अपने अपने बैलों के साथ दरबार में उपस्थित थे। दोनों के चेहरे पर कठोरता थी। वे एक दूसरे की ओर देखना भी नहीं चाहते थे। अकबर ने पहले रघु से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारा बैल कौन सा है? रघु ने बिना झिझक कहा, महाराज, यही जो मेरे साथ खड़ा है। मैं इसे रोज चारा देता हूं, इसकी देखभाल करता हूं। ये मुझे पहचानता है। फिर अकबर ने माधव से पूछा। माधव ने भी वही कहा, महाराज, यही मेरा बैल है। मैंने इसे छोटे से पाला है। ये मेरी आवाज पहचानता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दोनों बैल एक जैसे दिखते थे। रंग, आकार, सींग, सब कुछ लगभग समान। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने पहले रघु से पूछा, तुम्हारा बैल खेत में कैसा काम करता है? रघु ने बताया, महाराज, ये धीरे चलता है लेकिन लगातार काम करता है। फिर माधव से पूछा गया। माधव ने कहा, मेरा बैल तेज है, कम समय में ज्यादा काम कर लेता है। अब बीरबल ने दोनों बैलों को हल से जोतकर थोड़ी दूरी तक चलवाया। एक बैल सचमुच तेज निकला, दूसरा धीरे लेकिन स्थिर। दरबार में लोग फुसफुसाने लगे। कुछ को लगा कि अब फैसला साफ है, लेकिन बीरबल अभी संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, केवल काम की गति से मालिक तय करना ठीक नहीं होगा। बैल समय के साथ बदल भी सकते हैं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों बैलों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाए और रात भर उन्हें बिना चारा दिए रखा जाए। सुबह उन्हें उनके कथित मालिकों के सामने लाया जाए। अगली सुबह दरबार फिर सजा। बैलों को लाया गया। दोनों किसान उत्सुक थे। बीरबल ने पहले रघु को बुलाया और कहा, अपने बैल को पुकारो। रघु ने आवाज दी। एक बैल ने उसकी ओर देखा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। फिर माधव ने अपने बैल को पुकारा। दूसरे बैल ने भी ऐसा ही किया। दरबार में हलचल हुई। ये तरीका भी निर्णायक नहीं निकला। अब मामला और उलझ गया। अकबर ने महसूस किया कि दोनों किसान सच बोल रहे हैं, अपने अपने तरीके से। शायद समस्या सिर्फ बैल की पहचान की नहीं, बल्कि उस अधिकार की थी जो समय और मेहनत से जुड़ गया था। बीरबल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें गांव जाकर ही इस समस्या की जड़ समझनी होगी। अकबर ने आश्चर्य से देखा, लेकिन फिर मुस्कुराए। ठीक है, हम गांव चलेंगे। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल साधारण वेश में गांव पहुंचे। किसी को पता नहीं था कि वे कौन हैं। उन्होंने देखा कि कैसे रघु और माधव के खेत एक दूसरे से सटे हैं, कैसे गांव के लोग इस झगड़े से परेशान हैं। बीरबल ने दोनों किसानों के परिवारों से बात की। उन्होंने देखा कि रघु का परिवार बैल को भोजन देते समय किस तरह पुकारता है और माधव का परिवार कैसे। धीरे धीरे बीरबल को कुछ बातें समझ में आने लगी, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। बैलों को बीच में लाया गया। बीरबल ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, इन बैलों की अदला-बदली होगी। रघु और माधव दोनों चौंक पड़े। क्या? दोनों एक साथ बोले। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हां, बैल बदलेंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्होंने समझाया कि एक समय के लिए बैलों को फिर से बदल दिया जाए, लेकिन खेतों का काम दोनों मिलकर करें। जो बैल जिस खेत में बेहतर ढंग से काम करे, उसी के साथ उसे रखा जाए। गांव वाले असमंजस में थे, लेकिन अकबर की अनुमति से प्रयोग शुरू हुआ। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन कुछ अलग हुआ। एक बैल बार बार एक ही खेत की ओर खींचने लगा। उसका व्यवहार बदल गया, जैसे वह किसी जगह को पहचान रहा हो। गांव वालों ने यह देखा। रघु और माधव भी चुपचाप सब देख रहे थे। अब सवाल उठने लगा, क्या बैल सच में अपने पुराने मालिक और जगह को पहचानता है,
या ये केवल आदत का असर है? बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी फैसला मत सुनाओ। दिन बीतते गए, बैलों का व्यवहार और स्पष्ट होता गया, लेकिन हर नई जानकारी के साथ नई शंका भी जन्म ले रही थी। गांव वाले अब दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ रघु के पक्ष में थे, कुछ माधव के। मामला अब केवल दो किसानों का नहीं रहा था। एक शाम बीरबल अकेले यमुना के किनारे बैठे थे। वे सोच रहे थे, क्या सच में किसी चीज का मालिक वही होता है जिसने उसे जन्म से पाला हो, या वही जिसने उसे अपने श्रम से बदला हो? उसी समय अकबर वहां आए। दोनों कुछ देर चुप रहे। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है ये मामला बैलों से बड़ा हो गया है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, शायद ये मामला हमें कुछ और सिखाने वाला है। अगली सुबह दरबार फिर लगना था। गांव वाले, रघु, माधव सब इंतजार में थे कि आज फैसला होगा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमय शांति थी। जब सब इकट्ठा हुए, अकबर ने कहा, आज हम सुनेंगे, लेकिन शायद फैसला अभी न हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर जिस समय हल की आवाज, बैलों की घंटियां और किसानों की बातचीत सुनाई देती थी, उस समय आज लोग चुप थे। सबकी नजरें उस जगह टिकी थी जहां दोनों बैल बंधे थे, जैसे गांव की सांसें उन्हीं दो प्राणियों के साथ चल रही हों। रघु और माधव दोनों ही सुबह बहुत पहले उठ गए थे। नींद किसी को नहीं आई थी। रघु अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा बार बार मिट्टी पर लकीरें खींच रहा था। उसे लग रहा था कि अगर बैल उससे अलग हो गया तो जैसे उसकी मेहनत, उसका पसीना सब किसी और का हो जाएगा। उधर माधव अपने आंगन में बैठा बैल की रस्सी को हाथ में लेकर सोच रहा था कि क्या सच में कोई चीज समय के साथ किसी और की हो सकती है। उसी समय बीरबल गांव में घूम रहे थे। वे किसी से सीधे सवाल नहीं कर रहे थे, बस देख रहे थे। बच्चों को खेलते, औरतों को पानी भरते, बूढ़ों को पेड़ की छाव में बैठे हुए। लेकिन उनकी नजर बार बार बैलों पर जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि जवाब कहीं आसपास ही है, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा। दोपहर होते होते अकबर भी गांव के बाहर बने अस्थाई शिविर से निकल आए। उन्होंने सादे कपड़े पहने थे ताकि लोग उन्हें राजा न समझें। वे चाहते थे कि लोग बिना डर के अपने मन की बात कहें। अकबर सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां गांव के बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने एक बूढ़े से पूछा, बाबा, तुम्हें क्या लगता है, बैल किसका होना चाहिए? बूढ़े ने अकबर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, बेटा, बैल वही होता है जो दिल से किसी का हो। लेकिन दिल की बात कौन समझे? अकबर कुछ नहीं बोले। वे आगे बढ़ गए। उन्होंने एक औरत से पूछा जो पास ही चारा काट रही थी, तुम क्या सोचती हो? औरत ने कहा, जिसके हाथों की खुशबू बैल पहचानता हो, वही उसका मालिक है। अकबर को लगा कि हर जवाब सही है, लेकिन अधूरा भी। शाम को बीरबल ने गांव वालों को फिर इकट्ठा किया। इस बार उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने बस कहा, आज रात दोनों बैल खुले रहेंगे। कोई उन्हें बांधेगा नहीं, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लोग डर गए। किसी ने कहा, अगर बैल भाग गए तो? किसी ने कहा, अगर वे खेत खराब कर दे तो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर वे सच में किसी के हैं तो वे भागेंगे नहीं। रघु और माधव दोनों असमंजस में थे, लेकिन अकबर की सहमति के बाद कोई विरोध नहीं कर सका। रात गहरी हुई। चांद बादलों के पीछे छिपा छिपा सा था। दोनों बैल धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले वे गांव के बीच खड़े रहे, फिर अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। लोग दूर से देख रहे थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक बैल धीरे धीरे रघु के खेत की ओर बढ़ा। उसने मिट्टी सूंघी, हल्की पुरानी लकीरों पर पैर रखा और वहीं खड़ा हो गया। दूसरा बैल गांव की सीमा पार कर उस रास्ते पर चल पड़ा जो माधव के पुराने खेत की ओर जाता था।
कुछ लोगों ने ये देखा। खबर फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में चर्चा तेज हो गई। कुछ कहने लगे कि अब सब साफ है, कुछ बोले कि ये तो बस संयोग है। रघु खुश भी था और डरा हुआ भी। माधव भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। दोनों को लग रहा था कि शायद फैसला उनके पक्ष में हो जाएगा, लेकिन डर ये भी था कि कहीं सब उलट न जाए। दरबार के दिन गांव वाले, रघु, माधव सब एक बार फिर इकट्ठा हुए। इस बार माहौल और भी भारी था। सबको लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अकबर ने सबसे पहले गांव वालों से पूछा, तुम लोगों ने क्या देखा? लोगों ने रात की बात बताई, कैसे बैल अपने अपने रास्ते पर गए, लेकिन हर कहानी में थोड़ा थोड़ा फर्क था। कोई कहता एक बैल पहले रुका, कोई कहता दूसरा ज्यादा देर तक खड़ा रहा। अकबर ने फिर रघु से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? रघु ने कहा, महाराज, बैल खुद मेरे खेत की ओर गया, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? फिर माधव बोला, महाराज, मेरा बैल भी मेरे रास्ते पर गया था। लेकिन क्या रास्ता ही सब कुछ है? बीरबल अब तक चुप थे। उन्होंने दोनों बैलों को गौर से देखा। फिर अचानक उन्होंने कहा, आज एक और काम होगा। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों बैलों से हल चलवाया जाए, लेकिन इस बार अलग ढंग से। एक खेत में दोनों बैल मिलकर हल चलाएंगे, दूसरे खेत में भी वही करेंगे। लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इससे क्या साबित होगा। काम शुरू हुआ। जब दोनों बैल एक साथ एक ही हल में जोते गए तो कुछ अजीब हुआ। एक बैल आगे बढ़ना चाहता था, दूसरा बार बार पीछे खिंच रहा था, जैसे दोनों की आदतें अलग हों। जब उन्हें दूसरे खेत में ले जाया गया तो उनका व्यवहार बदल गया। जो बैल पहले झिझक रहा था वो अब सहज था, दूसरा असहज। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे। ये कोई साफ संकेत नहीं था, लेकिन कुछ तो था जो सब महसूस कर रहे थे। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। उन्होंने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचा। उन्हें लग रहा था कि यह मामला किसी एक फैसले से नहीं सुलझेगा। यहां हर फैसला किसी न किसी को अधूरा छोड़ देगा। अगली सुबह अकबर और बीरबल अकेले बैठे। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम फैसला सुनाओगे तो क्या लोग उसे मान लेंगे? बीरबल ने कहा, मान तो लेंगे जहां अपना, लेकिन क्या वो फैसला उनके दिल को भी संतुष्ट करेगा? अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो फिर क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, शायद अभी कुछ नहीं। उसी दिन अकबर ने गांव वालों के सामने घोषणा की कि फैसला कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। बैल अभी वही रहेंगे जहां वे हैं, लेकिन रघु और माधव दोनों मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। ये सुनकर सब हैरान रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राजा फैसला टाल देंगे। दिन बीतने लगे। रघु और माधव मजबूरी में साथ काम करने लगे। पहले बात नहीं होती थी, अब धीरे धीरे जरूरी बातें होने लगी। बैलों को चारा देना, पानी पिलाना, खेत जोतना, सब साथ में होने लगा। समय के साथ कुछ बदला। दोनों ने महसूस किया कि बैल अब पहले जैसे नहीं रहे। वे दोनों की आवाज पर प्रतिक्रिया देने लगे थे, जैसे उन्होंने दोनों को अपना मान लिया हो। गांव वाले ये सब देख रहे थे। कुछ को लगने लगा कि शायद यही सही है। कुछ अब भी किसी साफ फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि पास के इलाके में सूखा पड़ने वाला है। पानी की कमी होने लगी। अब बैलों की अहमियत और बढ़ गई। ऐसे समय में यह सवाल और गहरा हो गया, अगर हालात और बिगड़े तो बैल किसके साथ रहेंगे? एक शाम रघु और माधव पहली बार खुलकर आमने सामने बैठे। दोनों थके हुए थे। रघु ने कहा, कभी सोचा था कि एक बैल हमें इतना बदल देगा? माधव ने जवाब दिया, मैंने सोचा था बैल मेरी पहचान है। अब लगता है शायद हमारी जिद ही हमें अंधा बना रही थी। दोनों चुप हो गए। अकबर के जाने के बाद गांव फिर से अपने रोजमर्रा के जीवन में लौटने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था। खेत वही थे, रास्ते वही थे, लोग भी वही थे,
पर हवा में एक अनकहा तनाव बना हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हर कोई किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो, पर किसी को नहीं पता था कि वो फैसला कब और कैसे आएगा। रघु और माधव अब रोज साथ उठते थे। पहले जो काम अलग अलग होते थे, अब मजबूरी में मिलकर करने पड़ते थे। सुबह सुबह दोनों बैलों को चारा देना, उन्हें पानी पिलाना, फिर खेतों की ओर ले जाना, सब कुछ साथ में होने लगा। शुरुआत में दोनों के बीच खामोशी रहती थी। जरूरी बातों के अलावा कोई कुछ नहीं बोलता था। अगर कभी नजरें मिल जाती तो दोनों जल्दी से नजरें हटा लेते। बैल इस बदलाव को चुपचाप देख रहे थे। पहले वे किसी एक की आवाज पर ज्यादा ध्यान देते थे, अब दोनों की आवाज सुनकर कान हिलाने लगे थे। कभी कभी ऐसा भी होता कि रघु पुकारता और बैल माधव की ओर देखने लगता, या माधव बुलाता और बैल रघु के पास चला जाता। ये देखकर दोनों के मन में अजीब सी हलचल होती। न खुशी पूरी होती, न दुख साफ दिखाई देता। गांव के लोग इस बदलाव को गौर से देख रहे थे। कुछ कहते, अब तो बैल किसी एक के नहीं रहे। कुछ कहते, यही तो सही है, जब झगड़ा खत्म हो। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अब भी चाहते थे कि कोई साफ फैसला हो, ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। दिन बीतते गए। सूखे की खबर सच साबित होने लगी। तालाबों का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। खेतों की मिट्टी सख्त होने लगी। ऐसे में बैलों की जरूरत और भी बढ़ गई। अब हर किसान चाहता था कि बैल पूरा दम लगाकर काम करें। एक दिन सुबह जब रघु और माधव बैलों को खेत की ओर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में बहस हो गई। बात छोटी सी थी, आज किस खेत में पहले हल चलेगा। लेकिन वही छोटी बात पुराने गुस्से को जगा गई। रघु ने कहा, आज पहले मेरे खेत में चलना चाहिए, कल तुम्हारे खेत में ज्यादा काम हुआ था। माधव ने जवाब दिया, पर आज मेरी जमीन ज्यादा सूखी है, अगर आज नहीं जोता तो फसल खराब हो जाएगी। आवाजें ऊंची होने लगी। बैल रुक गए। उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया, जैसे वे भी इस बहस से परेशान हों। कुछ गांव वाले पास आ गए। किसी ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन बात थमती नहीं दिख रही थी। तभी एक बूढ़ा किसान आगे आया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर बैल रुक गए हैं तो शायद वे कुछ कहना चाहते हैं। सब चुप हो गए। ये बात अजीब लगी, लेकिन सच भी थी। बहस के बीच बैल पूरी तरह शांत खड़े थे। रघु और माधव दोनों चुप हो गए। कुछ पल बाद माधव ने कहा, आज पहले तुम्हारे खेत में चलाओ। रघु ने उसे देखा, फिर सिर हिला दिया। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गया। बैल फिर से चल पड़े। उस दिन पहली बार दोनों ने महसूस किया कि जिद छोड़ने से काम आसान हो सकता है, लेकिन ये एहसास अभी बहुत हल्का था। उसी शाम बीरबल फिर से गांव पहुंचे। इस बार वे अकेले थे। किसी को पहले पता नहीं चला। वे सीधे गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गए। जब लोगों ने उन्हें पहचाना तो धीरे धीरे सब इकट्ठा होने लगे। रघु और माधव भी आए। दोनों के चेहरे पर थकान साफ थी। बीरबल ने किसी को डांटा नहीं, कोई सवाल तुरंत नहीं पूछा। उन्होंने बस कहा, मैं देखने आया हूं कि हालात कैसे हैं। गांव वालों ने अपनी अपनी बातें बताई। कोई कहता कि अब झगड़ा कम हो गया है, कोई कहता कि मामला अब भी अधूरा है। बीरबल ने रघु और माधव को अलग से बुलाया। उन्होंने पूछा, अब तुम क्या महसूस करते हो? रघु ने कहा, पहले मुझे लगता था कि बैल के बिना मैं कुछ नहीं, अब लगता है कि शायद मैं गलत था। माधव ने कहा, मैं अब भी चाहता हूं कि सच सामने आए, लेकिन सच क्या है ये अब साफ नहीं दिखता। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी सच सामने नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे बनता है। अगले दिन बीरबल ने एक और बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, कल से बैलों को कोई हल नहीं चलवाएगा। गांव वाले हैरान रह गए। ऐसे कैसे? किसी ने पूछा। बीरबल ने कहा, सिर्फ एक दिन। मैं देखना चाहता हूं कि बिना काम के बैल क्या करते हैं। अगले दिन बैल खुले रहे। उन्हें केवल पानी और चारा दिया गया। न खेत, न हल, न काम।
पहले कुछ घंटों तक वे गांव के आसपास घूमते रहे। फिर धीरे धीरे वे उसी जगह पहुंच गए जहां रघु और माधव अक्सर बैठकर बात करते थे। दोनों बैल वहीं खड़े हो गए। ये देखकर कई लोग चुप रह गए। कुछ ने इसे इशारा माना, कुछ ने संयोग कहा। रघु और माधव भी वहां थे। उन्होंने पहली बार बिना किसी दबाव के बैलों को देखा। न मालिक होने का दावा, न खोने का डर, बस दो प्राणी जो उनके सामने खड़े थे। उस शाम दोनों देर तक बैठे रहे। बात बैलों से शुरू हुई, फिर खेती पर आई, फिर परिवार पर। पहली बार उन्होंने एक दूसरे की परेशानियां सच में सुनी। दिनों बाद गांव में एक नई परेशानी आई। पास के गांव से कुछ लोग आए और पानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तालाब का इस्तेमाल कौन करेगा, इस पर झगड़ा होने लगा। अब मामला सिर्फ रघु और माधव का नहीं रहा, पूरे गांव को मिलकर फैसला करना था। ऐसे में बैलों का सवाल भी फिर सामने आ गया। अगर हालात बिगड़े तो बैल किसके काम आएंगे? गांव वालों ने पंचायत बुलाई। सब इकट्ठा हुए। रघु और माधव भी वहां थे। बैल पास ही खड़े थे। किसी ने कहा, अब साफ कहो, बैल किसका है? दूसरा बोला, या फिर ये तय करो कि दोनों का है। बहस फिर शुरू हो गई। आवाजें ऊंची होने लगी। तभी बैलों में से एक अचानक जोर से सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ा और तालाब की ओर चल पड़ा। दूसरा भी उसके पीछे चल पड़ा। सब चुप हो गए। दोनों बैल तालाब के किनारे रुक गए, जैसे पानी दिखाकर कुछ कहना चाहते हों। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या ये कोई इशारा था या बस प्यास? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे बस देख रहे थे। उस रात गांव में कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हर किसी के मन में सवाल गहरा हो गया। रघु और माधव दोनों अपने अपने घर गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। दोनों सोचते रहे, अगर कल फैसला करना पड़ा तो वे क्या कहेंगे? सुबह होते होते आसमान में बादल घिर आए। हल्की हवा चली, जैसे मौसम भी कुछ बदलने वाला हो। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। सबकी नजर रघु और माधव पर थी, लेकिन दोनों चुप थे। अगली सुबह गांव में सूरज देर से निकला, या शायद लोगों को ऐसा लगा। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी और मिट्टी से एक अजीब सी गंध उठ रही थी, जैसे धरती भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। गांव के लोग अपने अपने काम पर तो निकले, लेकिन मन किसी और ही जगह अटका हुआ था। रघु अपने घर के बाहर बैठा बैलों को देख रहा था। दोनों बैल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें कुछ भी फर्क न पड़ता हो। माधव थोड़ी दूरी पर खड़ा था। दोनों के बीच अब उतनी दूरी नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन पास भी नहीं थे। बीच में एक अनकही बात खड़ी थी। सूखे की चिंता बढ़ती जा रही थी। तालाब का पानी और कम हो गया था। कुछ किसान कहने लगे थे कि अगर 2-3 हफ्तों में बारिश नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में बैल सिर्फ मेहनत के साधन नहीं रहे थे, बल्कि उम्मीद बन गए थे। उसी दिन दोपहर को पास के गांव से फिर कुछ लोग आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने बताया कि उनके यहां हालात और भी खराब है। पानी लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों गांव मिलकर पानी का इस्तेमाल करें। ये बात सुनते ही गांव में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग सहमत थे, कुछ डर रहे थे। अगर पानी बांटा गया तो अपने खेतों का क्या होगा? अगर नहीं बांटा तो झगड़ा बढ़ सकता है। पंचायत फिर बुलाई गई। इस बार माहौल और भी गंभीर था। रघु और माधव दोनों सामने बैठे थे। बैल उनके पीछे खड़े थे, जैसे सब कुछ सुन रहे हों। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर पानी बांटना है तो खेतों का काम भी मिलकर करना होगा। बैल भी मिलकर ही चलेंगे। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। कुछ ने सिर हिलाया। रघु ने पहली बार खुलकर कहा, अगर बैल सिर्फ मेरे होते तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन अब वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। माधव ने उसकी ओर देखा और बोला, अब बात सिर्फ हमारी नहीं रही। पंचायत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तय हुआ कि कुछ दिन इंतजार किया जाए। रात को गांव में अजीब सी बेचैनी थी।
लोग जल्दी सो गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। आसमान में बादल और घने हो गए थे, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। आधी रात के करीब अचानक बैलों की आवाज सुनाई दी। वे बेचैन थे। रस्सियां खींचने लगी। रघु और माधव दोनों बाहर निकले। देखा कि बैल गांव के बाहर की ओर खींच रहे हैं। पहले तो दोनों ने सोचा कि शायद पानी की तलाश है, लेकिन बैल उस दिशा में जा रहे थे जहां पुराने समय में एक छोटा सा सूखा तालाब हुआ करता था। अब वहां सिर्फ गड्ढा बचा था। कुछ और गांव वाले भी पीछे पीछे आ गए। सबने देखा कि बैल उसी गड्ढे के पास जाकर रुक गए। वे जमीन सूंघने लगे, पैरों से मिट्टी खोदने लगे। लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक आदमी बोला, यहां तो बरसों से पानी नहीं है। लेकिन बैल रुके नहीं। थोड़ी देर बाद गड्ढे में नमी दिखने लगी। मिट्टी गीली थी। लोगों की आंखें फैल गई। क्या यहां नीचे पानी है? अगली सुबह गांव में यही चर्चा थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह भगवान का इशारा है। कुछ ने कहा कि यह सिर्फ संयोग है। बीरबल को यह खबर मिली। वे उसी दिन गांव पहुंचे। उन्होंने उस जगह को देखा। मिट्टी अब भी गीली थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, बस गांव वालों से कहा, अगर यहां पानी है तो मेहनत से निकलेगा। गांव वालों ने मिलकर खुदाई शुरू की। रघु और माधव दोनों सबसे आगे थे। बैल पास ही खड़े थे। घंटों की मेहनत के बाद थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उम्मीद जगाने के लिए काफी था। अब गांव में एक नई बात शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि बैल सिर्फ खेत जोतने के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने वाले भी हैं। लेकिन साथ ही सवाल भी गहरा हो गया। अगर यहां पानी मिला तो इस पर हक किसका होगा? गांव का, रघु का, माधव का, या उन बैलों का जिन्होंने ये जगह दिखाई? कुछ लोग कहने लगे कि अब बैल किसी एक के नहीं रह सकते। कुछ अब भी चाहते थे कि साफ फैसला हो। रघु और माधव दोनों इस सब को देख रहे थे। उनके मन में अब बैलों को लेकर वैसी खींचतान नहीं रही, लेकिन पूरी तरह शांति भी नहीं थी। एक शाम दोनों उसी जगह बैठे जहां पानी निकला था। सूरज ढल रहा था। रघु ने कहा, अगर उस रात बैल ना आते तो हमें ये जगह कभी नहीं मिलती। माधव बोला, शायद हम उन्हें समझ ही नहीं पाए थे। दोनों चुप हो गए। गांव वालों ने तय किया कि पानी को सब मिलकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यह फैसला भी अस्थायी था। किसी को नहीं पता था कि पानी कब तक चलेगा। कुछ दिन बाद अचानक बारिश की हल्की बूंदें गिरी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी थी उम्मीद के लिए। लोग खुश हुए। बच्चों ने मिट्टी में खेलना शुरू किया। बैल भीगते हुए खड़े रहे। लेकिन इसी खुशी के बीच एक नई बात सामने आई। पास के गांव के कुछ लोग आए और बोले कि ये पानी उनकी जमीन के नीचे से आता है, इसलिए उन पर भी हक है। मामला फिर उलझ गया। बीरबल ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने अकबर को संदेश भेजा, लेकिन जवाब आने में समय था। अब गांव के सामने कई सवाल थे। पानी, बैल, मेहनत, हक, सब एक दूसरे में उलझ गए थे। रघु और माधव दोनों सोच में डूबे थे। अगर राजा आए और फैसला सुनाए तो क्या सब मान लेंगे? और अगर फैसला उनके खिलाफ हुआ तो? एक रात फिर बैल बेचैन हुए। इस बार वे पानी की जगह खेतों की ओर बढ़े। वहां जाकर वे रुक गए और जमीन पर बैठ गए। ये देखकर रघु के मन में एक डर उठा। क्या कोई अनहोनी होने वाली है? अगले दिन खबर आई कि अकबर स्वयं आने वाले हैं। गांव में हलचल मच गई। लोग साफ सफाई करने लगे। सब तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन अकबर के आने से पहले ही एक और घटना हो गई। रात में अचानक एक बैल गायब हो गया। सुबह होते ही हड़कंप मच गया। रस्सी टूटी हुई थी। कोई निशान साफ नहीं था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या बैल भाग गया या कोई उसे ले गया? रघु और माधव दोनों परेशान थे। एक बैल, एक पानी का स्रोत और राजा का आने वाला फैसला। सब कुछ अधूरा, अनिश्चित। रात भर गांव में कोई ठीक से सो नहीं पाया। जिस बैल के गायब होने की खबर फैली थी,
उसने सबको बेचैन कर दिया था। बैल सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो अब गांव की उम्मीद, मेहनत और आने वाले फैसलों का केंद्र बन चुका था। रघु और माधव दोनों अपने अपने घरों के बाहर बैठे रहे, कभी अंधेरे में दूर देखते, कभी जमीन की ओर। दोनों के मन में अलग अलग सवाल थे, लेकिन डर एक ही था। सुबह होते ही पूरे गांव में खोज शुरू हो गई। कुछ लोग जंगल की ओर गए, कुछ नदी के किनारे, कुछ खेतों में। किसी को कोई साफ निशान नहीं मिला, सिर्फ टूटी हुई रस्सी और जमीन पर गहरे खुरों के निशान, जो कुछ दूर जाकर मिट्टी में खो गए थे। माधव ने धीमी आवाज में कहा, अगर कोई चुरा कर ले गया है तो क्यों? रघु ने जवाब नहीं दिया। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। अगर ये सब उसकी वजह से हुआ हो तो? गांव के बुजुर्गों ने लोगों को शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि राजा आने वाले हैं, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इंतजार आसान नहीं था। उधर गांव से कुछ दूर जंगल के किनारे एक अजीब सी हलचल थी। कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने रात में किसी जानवर की आवाज सुनी थी। वे पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पाए, लेकिन बात फैल गई कि बैल जंगल की ओर गया हो सकता है। रघु और माधव दोनों चरवाहों के साथ जंगल की ओर गए। रास्ता कठिन था, कांटे, झाड़ियां, ऊंची नीची जमीन। चलते चलते दोनों थक गए, लेकिन रुके नहीं। जंगल के भीतर उन्हें एक जगह जमीन खुदी हुई मिली। पास ही कुछ पत्ते बिखरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर वहां रुका हो, लेकिन बैल का कोई पता नहीं था। माधव ने कहा, अगर ये बैल यहां आया था तो शायद उसे कोई डर लगा होगा। रघु बोला, या शायद वो किसी और चीज की ओर खिंचा चला गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार उन्हें लगा कि बैल की सोच शायद उनकी सोच से अलग थी। इधर गांव में अकबर के आने की तैयारी तेज हो गई। लोग रास्ते साफ करने लगे, पानी छिड़कने लगे। लेकिन खुशी नहीं थी, बस बेचैनी थी। सब जानते थे कि राजा के आने से सवाल और गहरे हो सकते हैं। अकबर के आने से एक दिन पहले एक और खबर फैली। पास के गांव के कुछ लोग कहने लगे कि गायब बैल उनके इलाके में देखा गया है। ये सुनते ही गांव में फिर हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, देखा, हमने पहले ही कहा था। कुछ बोले, बिना देखे कुछ मत मानो। रघु और माधव फिर निकल पड़े। इस बार उनके साथ गांव के और लोग भी थे। रास्ते में बहस होती रही। अगर बैल मिल गया तो उसे कौन ले जाएगा? जब वे दूसरे गांव पहुंचे तो वहां के लोग पहले से सतर्क थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बैल नहीं देखा, लेकिन उनकी बातों में डर था। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने कहा, रात में मैंने एक बैल को नदी के पास देखा था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। नदी की ओर सब दौड़े। वहां गीली मिट्टी पर नए निशान थे। सबको यकीन हो गया कि बैल यही आया था। लेकिन नदी के उस पार जाना आसान नहीं था। पानी कम था, लेकिन बहाव तेज था। कुछ लोग पीछे हट गए। रघु और माधव एक दूसरे को देख रहे थे। बिना कुछ कहे दोनों नदी में उतर गए। ठंडा पानी पैरों को काट रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। नदी पार करने के बाद निशान और साफ दिखे। थोड़ी दूर पर झाड़ियों के बीच वो बैल खड़ा था। वो थका हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। सबकी सांस में सांस आई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, बैल किसके साथ लौटेगा? रघु आगे बढ़ा। उसने बैल का नाम लेकर पुकारा। बैल ने सिर उठाया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। माधव ने पुकारा। बैल ने उसकी ओर भी देखा। कुछ पल ऐसे थे जैसे समय थम गया हो। तभी बैल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जंगल के भीतर की ओर चल पड़ा। वो किसी एक के पास नहीं आया। सब लोग चुप रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। रघु ने थकी आवाज में कहा, शायद वो अब किसी का नहीं रहा। माधव ने कहा, या शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है। बैल जंगल में ओझल हो गया। किसी ने पीछा नहीं किया। जैसे सबको लगा कि उसे जाने देना ही सही है। उसी शाम अकबर गांव पहुंचे। उनका स्वागत हुआ,
लेकिन माहौल गंभीर था। उन्हें सारी बात बताई गई, पानी, बैल, झगड़ा और अब बैल का फिर से गायब होना। अकबर चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। रात को उन्होंने बीरबल के साथ लंबी बात की। दोनों देर तक चलते रहे। अगले दिन गांव वालों को बुलाया गया। सबको लगा कि अब फैसला आएगा। अकबर ने कहा, मैंने सब देखा, सब सुना, लेकिन मैं आज कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाऊंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, कभी कभी किसी चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता। बैल चला गया है, लेकिन उसने सवाल छोड़ दिए हैं। उन्होंने रघु और माधव की ओर देखा। तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। आगे क्या करना है, ये तुम्हें तय करना होगा। इतना कहकर अकबर उठ गए। कुछ लोग खुश नहीं थे, कुछ राहत महसूस कर रहे थे। रघु और माधव साथ बैठे रहे। दोनों के मन में अब बैल को लेकर वैसी खींचतान नहीं थी, लेकिन खालीपन था। कुछ दिनों बाद बारिश ठीक से हुई। खेतों में हरियाली लौटने लगी। काम बढ़ गया। लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन कभी कभी रात में दूर जंगल की ओर से किसी जानवर की आवाज आती तो लोग सोच में पड़ जाते, क्या वही बैल है? रघु और माधव जब भी साथ बैठते तो बात बैल पर आकर रुक जाती। बैल के जंगल में ओझल हो जाने के बाद गांव जैसे दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा वो था जो बाहर से दिखता था। लोग खेतों में जाते, काम करते, हंसते बोलते, बारिश के बाद की हरियाली को देखकर राहत महसूस करते। दूसरा हिस्सा वह था जो अंदर ही अंदर सबके मन में चलता रहता था, सवालों से भरा, अधूरा, बेचैन। रघु अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो मेहनत तो करता था, लेकिन उसकी नजर अक्सर जंगल की ओर चली जाती। कभी कभी वो बिना वजह हल रोक देता, जैसे किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। माधव भी बदल गया था। पहले जो हर बात पर अड़ जाता था, अब ज्यादा चुप रहने लगा था। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी थी, लेकिन हर बातचीत किसी न किसी मोड़ पर आकर बैल पर रुक जाती। गांव के बच्चे अब उस सूखे तालाब के पास खेलने जाते थे जहां पानी निकला था। वे उसे नया पानी कहने लगे थे। बड़े लोग वहां बैठकर बातें करते। कुछ कहते कि ये जगह गांव के लिए वरदान है। कुछ कहते कि ये सब उस बैल की वजह से हुआ जो अब कहीं नहीं है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चाल में आत्मविश्वास था। उसने गांव के बाहर खड़े होकर चारों ओर देखा, जैसे किसी चीज को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद वो चौपाल की ओर बढ़ा। लोगों ने उसे पहले नहीं पहचाना। उसने किसी से सीधे सवाल नहीं किया, बस बैठकर बातें सुनता रहा। पानी की बात, बैल की बात, राजा की बात, सब कुछ। शाम के समय उसने रघु से पूछा, तुम्हारे गांव में एक बैल था जो जंगल चला गया? रघु चौंका। आपको कैसे पता? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसी कहानियां दूर तक जाती है। माधव भी पास आ गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने जवाब टाल दिया, बस एक राहगीर। उस रात गांव में फिर बेचैनी फैल गई। कुछ लोगों को लगा कि ये आदमी कुछ छुपा रहा है। कुछ को लगा कि शायद वो उसी बैल के पीछे आया है। अगले दिन सुबह वो अजनबी जंगल की ओर जाते दिखा। रघु और माधव दोनों ने उसे देखा। बिना कुछ कहे वे भी उसके पीछे चल पड़े। जंगल पहले से ज्यादा घना लग रहा था। बारिश के बाद झाड़ियां उग आई थी। चलते चलते अजनबी रुका। उसने जमीन की ओर इशारा किया। वहां ताजा खुरों के निशान थे। रघु की सांस तेज हो गई। ये उसी का निशान है। अजनबी ने कहा, तुम पक्के हो? माधव बोला, हम उसे पहचानते हैं। वे निशानों का पीछा करते रहे। रास्ता कठिन होता गया, कभी चढ़ाई, कभी उतराई। दोपहर होते होते वे एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां दूर खड़ा एक जानवर दिखा। वो बैल ही था। वो अकेला नहीं था। उसके पास 2 और जंगली पशु खड़े थे। बैल शांत था, जैसे उसने जंगल को अपना लिया हो। रघु आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अजनबी ने उसे रोका। अभी नहीं।
माधव ने फुसफुसाकर पूछा, क्यों? अजनबी ने कहा, देखो, वो अब कैसे जी रहा है। वे छिपकर देखते रहे। बैल पानी पी रहा था, पत्तियां खा रहा था। वो डर में नहीं था। रघु के मन में एक अजीब सा दर्द उठा। अगर वो खुश है तो हम उसे वापस क्यों लाए? माधव कुछ नहीं बोला। अजनबी ने कहा, कभी कभी जो हमें अपना लगता है वो हमें छोड़कर बेहतर जगह पा लेता है। रघु ने पहली बार उस अजनबी को ध्यान से देखा। आप सच में कौन है? अजनबी ने कहा, शायद वही जो तुम्हें ये दिखाने आया है। उसी पल जंगल में एक आवाज गूंजी। बैल ने सिर उठाया। उसने हवा में सूंघा। फिर उसने एक नजर रघु और माधव की ओर डाली। कुछ पल के लिए सब थम गया। बैल एक कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो वापस आएगा? लेकिन बैल मुड़ा और जंगल के अंदर चला गया। अजनबी ने कहा, अब चलो। वापसी का रास्ता भारी था। कोई कुछ नहीं बोला। गांव लौटकर पता चला कि अकबर ने संदेश भेजा है। वे फिर आने वाले हैं। गांव में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, इस बार क्या होगा? क्या बैल का जिक्र फिर होगा? अकबर आए। उन्होंने सबकी बातें सुनी। अजनबी भी सामने आया। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसने बैल को देखा है। अकबर ने पूछा, क्या वो लौटेगा? अजनबी ने कहा, यह उस पर निर्भर करता है कि उसे कहाँ रहना है। अकबर ने रघु और माधव की ओर देखा। अगर वो लौट आया तो तुम क्या करोगे? दोनों चुप रहे। कुछ दिनों तक कोई खबर नहीं आई। फिर एक रात गांव के बाहर हलचल हुई। किसी ने कहा कि जंगल से एक जानवर गांव की ओर आ रहा है। लोग मशाले लेकर बाहर निकले। अंधेरे में एक आकृति दिखी। सबकी सांसें थम गई। क्या वो वही बैल था या कुछ और? कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अकबर ने सबको रोका, अभी नहीं। आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। अंधेरे से जो आकृति गांव की ओर बढ़ रही थी, उसने सबकी धड़कनें तेज कर दी थी। मशालों की रोशनी हिल रही थी। हवा में धुएं और गीली मिट्टी की गंध थी। कोई साफ बोल नहीं पा रहा था। हर किसी के मन में अलग अलग डर और उम्मीदें थी। कुछ लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, कुछ पीछे हटना चाहते थे और कुछ आगे बढ़कर सब कुछ एक बार में साफ कर देना चाहते थे। आकृति धीरे धीरे पास आई। उसके चलने की आवाज से जमीन पर पड़े कंकड़ हिलने लगे। जैसे जैसे वो नजदीक आई, उसकी परछाई बड़ी होती चली गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर ये वही बैल है तो अकेला नहीं लग रहा। अकबर ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। कोई आगे नहीं जाएगा। रघु और माधव दोनों भीड़ में खड़े थे। रघु की मुट्ठियां भींची हुई थी। माधव की आंखें बिना पलक झपकाए अंधेरे को देख रही थी। कुछ पल बाद रोशनी थोड़ी साफ पड़ी। आकृति अब 2 नहीं, 3 जानवरों जैसी लग रही थी। आगे आगे वही बड़ा जानवर, उसके पीछे 2 छोटे। भीड़ में हलचल मच गई। ये तो बैल है और साथ में और भी है। जब वे और पास आए तब साफ दिखा कि आगे वही बैल है जो जंगल गया था। उसके पीछे 2 छोटे बछड़े जैसे जानवर थे। वे डरे हुए थे, लेकिन बैल उनके आगे आगे चल रहा था, जैसे उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। किसी ने जोर से सांस ली। किसी की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने प्रकृति का खेल। बैल गांव की सीमा तक आया और वहीं रुक गया। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया। उसने एक बार पीछे देखा, फिर सामने गांव की ओर। रघु का मन किया कि वो दौड़कर उसके पास जाए। माधव भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन दोनों रुके रहे। अब दोनों के भीतर एक अजीब सी झिझक थी, जैसे डर रहे हो कि कहीं उनकी एक हरकत सब कुछ फिर बिगाड़ न दे। अकबर आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह गांव की सीमा है। आगे क्या होगा ये हम नहीं, शायद वही तय करेगा। बैल ने सिर उठाया। उसने हवा में सूंघा। फिर उसकी नजर रघु पर पड़ी, फिर माधव पर। दोनों की ओर उसने एक एक बार देखा। बछड़े उसके पीछे सिमट गए।
कुछ देर तक सब ऐसे ही खड़े रहे, समय जैसे थम गया हो। फिर बैल ने एक कदम आगे बढ़ाया और रुक गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या वो गांव में आएगा? क्या वो फिर से इंसानों के बीच रहेगा, या बस यहां तक आकर लौट जाएगा? अकबर ने किसी को कुछ कहने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ देखा। आखिरकार बैल ने अपना सिर नीचे झुकाया, जमीन सूंघी और फिर मुड़ गया। वो बछड़ों के साथ धीरे धीरे जंगल की ओर लौटने लगा। किसी ने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन गला सूख गया। कोई आगे नहीं बढ़ा। जब तीनों जानवर अंधेरे में फिर से ओझल हो गए, तब गांव में अजीब सी शांति छा गई। न खुशी पूरी थी, न दुख, बस एक खालीपन था। रघु जमीन पर बैठ गया। माधव उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों ने कुछ नहीं कहा। शब्द बेकार लग रहे थे। अकबर ने धीरे से कहा, आज रात हम कुछ भी तय नहीं करेंगे। लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। मशालें बुझने लगी। लेकिन उस रात गांव में कोई चैन से नहीं सो पाया। अगले दिन सुबह गांव अलग ही दिख रहा था, जैसे सब कुछ वही था, लेकिन फिर भी बदला हुआ। लोग अपने काम पर तो गए, पर मन जंगल में अटका रहा। रघु और माधव साथ खेत की ओर गए। बैलों की जगह अब खाली थी। हल एक तरफ रखा था। माधव ने कहा, अगर वो लौट आता और यही रह जाता तो शायद सब कुछ तय हो जाता। रघु बोला, या शायद झगड़ा फिर शुरू हो जाता। दोनों चुप हो गए। उसी दिन दोपहर को गांव में फिर खबर आई। जंगल के पास के लोगों ने बताया कि उन्होंने उस बैल को बछड़ों के साथ पानी की नई जगह के पास देखा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो वही डेरा डाल रहा हो। कुछ लोग बोले, वो हमारे पानी पर हक जताने आया है। कुछ बोले, वो बस वही रहना चाहता है। गांव में फिर बहस शुरू हो गई। सवाल अब सिर्फ बैल का नहीं रहा था। पानी, जमीन, जंगल, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ गया था। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल अब तक शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये कहानी अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। अकबर ने कहा, शायद शुरू से ही ये हमारे हाथ में थी ही नहीं। गांव की पंचायत फिर बुलाई गई। इस बार लोग ज्यादा थे, आवाजें तेज थी। कोई कह रहा था कि बैल को भगा दिया जाए। कोई कह रहा था कि उसे वापस लाया जाए। कोई कह रहा था कि उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए। रघु और माधव दोनों चुप थे। उनसे बार बार पूछा गया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। आखिरकार माधव खड़ा हुआ। उसने कहा, पहले हम पूछते थे कि बैल किसका है, अब हमें यह पूछना चाहिए कि हम किसके हैं, इस जमीन के, इस पानी के, या अपनी जिद के। लोग चुप हो गए। रघु ने कहा, अगर वो बैल लौटना चाहता तो लौट आता। शायद हमें भी सीखना चाहिए कि हर चीज को बांधकर नहीं रखा जा सकता। ये पहली बार था जब दोनों एक ही बात कह रहे थे। पंचायत बिना किसी आखिरी फैसले के खत्म हो गई। कुछ लोग नाराज थे, कुछ सोच में डूबे हुए। अकबर ने जाने से पहले गांव वालों से कहा, मैं फिर आऊंगा। लेकिन तब शायद सवाल कुछ और होंगे। दिन बीतते गए। जंगल और गांव के बीच एक अजीब सा संतुलन बनने लगा। बैल और उसके साथ आए जानवर कभी कभी दिखते, कभी नहीं। पानी की जगह सब मिलकर इस्तेमाल करने लगे, लेकिन हमेशा डर बना रहता कि ये शांति कब टूटेगी। रघु और माधव अब साथ काम करते थे, लेकिन उनके भीतर अब भी सवाल थे। कभी कभी रात में दूर से किसी जानवर की आवाज आती तो दोनों एक साथ जंगल की ओर देखते। गांव में बीती उस रात के बाद कई दिन ऐसे गुजरे जिनमें बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर हर इंसान कुछ न कुछ सोच रहा था। जंगल और गांव के बीच अब एक अनकहा रिश्ता बन गया था। पहले जंगल सिर्फ लकड़ी, जानवर और डर की जगह था। अब वो सवालों और संभावनाओं की जगह बन चुका था। रघु रोज सुबह खेत की ओर निकलता, लेकिन उसके कदम पहले जैसे तेज नहीं होते। वो रास्ते में कई बार रुकता, जंगल की ओर देखता और फिर आगे बढ़ जाता। माधव भी बदल गया था। पहले वो हर बात पर अपनी राय जोर से रखता था, अब ज्यादा सुनने लगा था।
दोनों के बीच अब बहस नहीं होती थी, लेकिन पूरी शांति भी नहीं थी। गांव के लोग भी अब दो तरह के हो गए थे। कुछ लोग कहते थे कि बैल का लौटकर न आना ही अच्छा है, क्योंकि उसी से झगड़े शुरू हुए थे। कुछ कहते थे कि बैल गांव के लिए शुभ है, उसने पानी दिखाया, रास्ता दिखाया, और अब अगर वो जंगल में है तो भी किसी वजह से है। एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई कि जंगल के पास की नई पानी वाली जगह पर कुछ अजनबी लोग देखे गए हैं। वे अपने साथ औजार और रस्सियां लेकर आए थे। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, ये लोग बैल को पकड़ने आए होंगे। कुछ बोले, या शायद पानी पर कब्जा करने। रघु और माधव दोनों चौपाल पर पहुंचे। वहां पहले से कई लोग इकट्ठा थे। सबकी आवाजों में डर और गुस्सा दोनों थे। तभी वही अजनबी, जो कुछ दिन पहले आया था और फिर जंगल की ओर चला गया था, फिर से दिखाई दिया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो और लोग थे। गांव वाले सतर्क हो गए। किसी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? अजनबी ने शांत स्वर में कहा, हम किसी का नुकसान करने नहीं आए हैं, हम बस देखने आए हैं। क्या देखने? किसी ने कड़क आवाज में पूछा। अजनबी ने जवाब दिया, उस बैल को, और उस जगह को जहां पानी निकला है। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ पीछे हट गए। माधव ने पूछा, तुम्हें उससे क्या मतलब? अजनबी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वो बैल अकेला नहीं है, जंगल में और भी लोग उसकी तलाश में हैं। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। और लोग? रघु ने पूछा। हां, अजनबी बोला, ऐसे लोग जो बैल को नहीं, बल्कि उस रास्ते को ढूंढ रहे हैं जो वो दिखा सकता है। किसी को ठीक से समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन डर साफ महसूस किया जा सकता था। उसी दिन गांव की पंचायत फिर बुलाई गई। इस बार चर्चा सिर्फ बैल की नहीं थी, बल्कि सुरक्षा की भी थी। अगर बाहर के लोग आने लगे तो गांव का क्या होगा? कुछ लोग बोले, हमें जंगल में जाकर बैल को पकड़ लाना चाहिए। कुछ बोले, हमें राजा को फिर से बुलाना चाहिए। कुछ बोले, हमें जंगल से दूरी बना लेनी चाहिए। रघु और माधव दोनों चुप बैठे थे। जब उनसे पूछा गया तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। रघु ने कहा, अगर वो बैल खुद नहीं लौटना चाहता तो हम उसे जबरदस्ती क्यों लाए? माधव ने कहा, लेकिन अगर बाहर के लोग उसे ले गए तो? ये सवाल हवा में लटक गया। उसी रात गांव में पहरा बढ़ा दिया गया। लोग बारी बारी से चौपाल और जंगल की ओर जाने वाले रास्तों पर बैठने लगे। आग जलाई गई, बातें हुई, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। आधी रात के करीब जंगल से फिर आवाज आई। इस बार आवाज साफ थी, जानवरों की नहीं, इंसानों की। पहरे पर बैठे लोग चौकन्ने हो गए। कुछ लोग मशाले लेकर आगे बढ़े। रघु और माधव भी उनके साथ थे। जंगल के किनारे उन्होंने कुछ लोगों को देखा। वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बीच बीच में वे जमीन की ओर इशारा करते, जैसे किसी निशान को देख रहे हों। गांव वालों ने खुद को छिपाया। वे सुनने की कोशिश करने लगे। यही कहीं होना चाहिए, एक आवाज आई। हां, निशान यही खत्म होते हैं, दूसरी आवाज बोली। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वे बैल के निशान देख रहे थे? तभी अचानक एक गहरी आवाज जंगल में गूंजी। वही बैल की आवाज। सब सन्न रह गए। बैल जंगल के भीतर से बाहर नहीं आया, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। अजनबी लोग भी रुक गए। वो हमें देख रहा है, किसी ने फुसफुसाकर कहा। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय रुक गया हो। फिर अजनबी लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वे जंगल से बाहर चले गए। गांव वालों ने उनका पीछा नहीं किया। सब वापस लौट आए, लेकिन डर अब और गहरा हो गया था। अगले दिन अकबर का संदेश आया। उन्होंने कहा कि वे अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन हालात पर नजर रखे हुए हैं। गांव में अब यह साफ हो गया था कि बैल सिर्फ गांव और जंगल के बीच नहीं है, बल्कि अब बाहरी दुनिया का ध्यान भी खींच रहा है। दिन बीतते गए। बाहर के लोग कभी कभी दूर से दिख जाते, लेकिन गांव के भीतर नहीं आते। बैल भी कभी कभी दिखता,
कभी नहीं। वो अब जंगल और पानी की जगह के बीच घूमता रहता था। रघु और माधव दोनों को लगने लगा कि बैल अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो एक संकेत बन गया था कि कुछ बदल रहा है। एक शाम रघु ने माधव से कहा, अगर एक दिन वो बैल पूरी तरह गायब हो गया तो? माधव ने कहा, शायद तब हमें पता चलेगा कि हम उसके पीछे क्या ढूंढ रहे थे। रघु ने पूछा, और अगर वो लौट आया? माधव ने कहा, तब शायद नए झगड़े शुरू होंगे। दोनों हंसे, लेकिन हंसी में डर छुपा था। उस रात जंगल से फिर आवाज आई। इस बार आवाज पहले से अलग थी, ज्यादा पास, ज्यादा साफ। गांव वाले बाहर निकले। दूर अंधेरे में कुछ हलचल दिखी। कोई तय नहीं कर पा रहा था कि वो बैल है, इंसान है या कुछ और। अकबर के आने की खबर फिर फैलने लगी। कहा जा रहा था कि वे इस बार ज्यादा देर रुकेंगे, लेकिन उनके आने से पहले ही जंगल और गांव के बीच कुछ होने वाला था। ये सब महसूस कर रहे थे। उस रात के बाद गांव में जैसे हर चीज दोहरी हो गई थी। दिन में सब कुछ साफ दिखता, खेत, रास्ते, पानी, लोग। बट रात आते ही हर बात धुंधली हो जाती। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं था, वो एक सवाल बन गया था। और उस सवाल के बीच कहीं वो बैल था, जो दिखता कम था, महसूस ज्यादा होता था। रघु अब सुबह सबसे पहले जंगल की तरफ देखता। वो खेत में जाने से पहले कुछ पल रुकता, जैसे मन ही मन किसी से पूछ रहा हो, आज देखोगे या नहीं। माधव भी अब अकेले खेत में ज्यादा देर नहीं रुकता था। उसे लगता था कि अगर वो ज्यादा देर अकेला रहा तो उसके मन में वही पुराने सवाल लौट आएंगे। गांव के लोग भी बदल गए थे। पहले जो लोग हर बात पर राय देते थे, अब चुप रहने लगे थे। पंचायत अब कम बुलती थी, और जब बुलती भी थी तो कोई साफ फैसला नहीं निकलता। हर बात अभी देखते हैं पर आकर रुक जाती। कुछ दिनों बाद जंगल के पास रहने वाले चरवाहों ने बताया कि उन्होंने रात में आग देखी थी। छोटी सी आग, जैसे कोई वहां रुका हो। यह खबर फैलते ही गांव में फिर बेचैनी लौट आई। ये वही बाहरी लोग होंगे, या फिर कोई और, या शायद। हर वाक्य अधूरा रह जाता। रघु और माधव उस जगह गए जहां आग देखी गई थी। वहां राख पड़ी थी, लेकिन कोई साफ निशान नहीं था, न खुरों के, न पैरों के। जैसे कोई आया हो और जानबूझकर अपने निशान मिटा गया हो। माधव ने धीमे स्वर में कहा, अगर कोई बैल को ढूंढ रहा है तो वो सिर्फ जानवर के लिए नहीं होगा। रघु ने पूछा, तो फिर किसके लिए? माधव ने जवाब नहीं दिया। कुछ बातें अब शब्दों से बाहर थी। उसी दिन गांव में एक और खबर आई। नदी के उस पार के इलाके में कुछ लोगों ने कहा कि वहां भी एक बड़ा जानवर देखा गया है, जो रात में पानी पीने आता है और फिर गायब हो जाता है। कुछ ने कहा कि वो वही बैल है, कुछ ने कहा कि कोई और जानवर है। अब यह साफ हो गया था कि बैल एक जगह नहीं टिक रहा था। वो चलता था, रुकता था, फिर आगे बढ़ जाता था। बीरबल ने गांव वालों से कहा, शायद वो अब किसी एक जगह का नहीं है। किसी ने पूछा, तो फिर वो किसका है? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए। बारिश कभी होती, कभी रुक जाती। पानी वाली जगह बनी रही, लेकिन डर भी बना रहा कि कब सूख जाएगी। गांव और जंगल के बीच एक अनकहा समझौता बन गया था। कोई जंगल में ज्यादा अंदर नहीं जाता और जंगल से कोई सीधे गांव में नहीं आता। एक शाम अचानक रघु के घर के पास खुरों की आवाज आई। वो बाहर निकला। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज साफ थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी समय माधव भी बाहर आ गया। उसने भी आवाज सुनी थी। दोनों ने मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते के पास की मिट्टी थोड़ी दबी हुई थी। ताजा निशान थे। वो यही आया था, रघु ने कहा। माधव बोला और वापस चला गया। दोनों देर तक वही खड़े रहे। कोई आगे नहीं बढ़ा। अगली सुबह गांव में ये खबर फैल गई। कुछ लोग डर गए, कुछ खुश हुए कि बैल अब भी आसपास है। उसी दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, अगर वो बार बार आता है
और चला जाता है तो शायद वो हमें परख रहा है। लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रघु और माधव ने सुनी। रात को फिर आवाज आई, इस बार ज्यादा पास। गांव के कुत्ते भौंकने लगे। लोग बाहर निकल आए। अंधेरे में एक आकृति दिखी, इस बार अकेली। वो गांव की सीमा तक आई, रुकी और फिर जमीन सूंघने लगी। सब सांस रोककर देख रहे थे। वो बैल था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर जंगल की मिट्टी थी, आंखों में अजीब सी शांति थी। वो न डरा हुआ था, न बेचैन। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा। लोग, घर, रास्ते। फिर वो धीरे धीरे उस पानी वाली जगह की ओर बढ़ा। कोई उसे रोकने नहीं गया। वो पानी के पास पहुंचा, पिया और वहीं बैठ गया। ये पहली बार था जब वो इतनी देर तक गांव के पास रुका। रघु और माधव दोनों उसके पास गए, लेकिन कुछ दूरी पर ही रुक गए। रघु ने कहा, अगर वो चाहे तो हम उसे वापस ला सकते हैं। माधव ने कहा, और अगर वो न चाहे? दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद बैल उठा और फिर जंगल की ओर चला गया। गांव में उस रात कोई शोर नहीं हुआ, न खुशी न दुख, बस इंतजार। अगले दिन अकबर के आने की खबर फिर पक्की हो गई। कहा गया कि वे अगले सप्ताह आएंगे। अब गांव में सवाल बदल गए थे। पहले सवाल था, बैल किसका है? अब सवाल था, अगर राजा आएंगे और बैल सामने आ गया तो क्या होगा? कुछ लोग चाहते थे कि राजा बैल को गांव की संपत्ति घोषित करें। कुछ चाहते थे कि उसे जंगल में छोड़ दिया जाए। कुछ चाहते थे कि उसे हमेशा के लिए पकड़ लिया जाए, ताकि अनिश्चितता खत्म हो। रघु और माधव अब किसी भी पक्ष में नहीं थे। वे बस देख रहे थे। अकबर के आने से एक रात पहले बैल फिर दिखाई दिया। इस बार वो अकेला नहीं था। दूर जंगल में और भी जानवरों की हलचल थी। ये देखकर कुछ लोगों को डर लगा। क्या जंगल अब पास आ रहा है? बीरबल ने कहा, या शायद हम ही जंगल के करीब जा रहे हैं। रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी। बैल गांव की सीमा पर खड़ा था। उसने एक बार फिर रघु और माधव की ओर देखा, और इस बार वो एक कदम आगे बढ़ा। गांव की उस रात में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। हवा शांत थी, लेकिन भारी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। बैल गांव की सीमा पर खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ाकर। वही क्षण जिसकी प्रतीक्षा सब कर रहे थे और जिससे सब डर भी रहे थे। रघु और माधव दोनों आगे आए, लेकिन बहुत धीरे। अब न उनके चेहरे पर हट था, न अधिकार का भाव, बस थकान थी। लंबे समय की, लड़ाइयों की, उम्मीदों की। बैल ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था। न वो पहचान ढूंढ रहा था, न स्वामित्व। वो बस देख रहा था, जैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हो। गांव वाले चारों ओर खड़े थे। कोई बोल नहीं रहा था। किसी के मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी बैल ने दूसरा कदम आगे बढ़ाया। इस बार वो पूरी तरह गांव के भीतर आ गया, लेकिन उसने किसी घर की ओर रुख नहीं किया, किसी खूंटे की ओर नहीं देखा, किसी रस्सी की ओर नहीं बढ़ा। वो सीधे उस जगह की ओर चला जहां पानी निकला था, जहां सब कुछ बदला था। वो वहां पहुंचा, बैठ गया और जमीन को छू लिया। बस, न रघु के पास गया, न माधव के पास। उस एक क्रिया में जैसे सब कुछ साफ हो गया। अकबर आगे आए। पहली बार उस रात उन्होंने कुछ कहा। अब कोई फैसला सुनाने की जरूरत नहीं। लोगों ने उनकी ओर देखा। उन्होंने आगे कहा, यह बैल किसी का नहीं है और कभी था भी नहीं। हमने उसे बांधा, नाम दिया, अधिकार बनाया, पर वो हमेशा अपना रास्ता जानता था। किसी ने विरोध नहीं किया। बीरबल ने पहली बार सिर झुकाया। रघु की आंखों से आंसू गिरने लगे। माधव ने भी पहली बार आंखें नहीं छिपाई। रघु बोला, अगर वो हमारा नहीं था तो हम इतने समय तक किससे लड़ रहे थे? माधव ने जवाब दिया, शायद खुद से।
उस रात बैल गांव में ही रहा, लेकिन किसी के आंगन में नहीं। वो पानी वाली जगह के पास लेटा रहा। सुबह जब सूरज निकला तो बैल वहां नहीं था, लेकिन पानी वहां था, जमीन वहां थी, और लोग बदले हुए थे। अब गांव में कोई नहीं कहता था ये मेरा है, लोग कहते थे ये हमारा है। खेत मिलकर जोते गए, पानी बांटा गया, जंगल से डर नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, रघु और माधव अब अलग नहीं थे। वे साथ काम करते, साथ बैठते, लेकिन कभी बैल की बात नहीं करते, क्योंकि अब समझ आ गया था कुछ चीजें कहानी बनने के लिए आती है, मालिक बनने के लिए नहीं। कुछ महीनों बाद अकबर फिर आए। उन्होंने देखा गांव शांत था, कोई झगड़ा नहीं, कोई दावा नहीं। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब वो बैल कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहां उसे होना था। अकबर मुस्कुराए, और जब वे लौटे तो रास्ते में जंगल के किनारे उन्हें एक बैल दिखा, अकेला, शांत, स्वतंत्र। उसने उन्हें देखा और फिर बिना रुके आगे बढ़ गया। अकबर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।